अस्सलाम वालेकुम। ऑलमोस्ट 1 महीने से काफ़ी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो अपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि स्वीडिश गवर्नमेंट ने चेंज किया है पॉलिसीज़ के सैलरी क्या होनी चाहिए, नई सैलरी क्या होगी और मिनिमम सैलरी क्या होगी, और रिक्वायरमेंट्स काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं उन्होंने। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किस्म की रिक्वायरमेंट्स लोगों के पास आ रही हैं जब उन्होंने एक्सटेंशन ने भेजा हुआ है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। तो कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो मैं सोचा मैं जल्दी से कवर करूं इस वीडियो में और आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि जो आप लोग का अगर सवाल हैं तो आप लोग क्लियर आउट हो सके। जो मेन चीज़ जो अभी तक की जो में गुजरी है नज़र से, वो ये है कि पहले स्वीडिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, सबको पता था कि 26,560 क्राउन जो है वो सैलरी होगी, नई सैलरी 1 अक्टूबर से। फिर जो है कि अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को, लग रहा था कि यही सैलरी होगी और आगे जाके 33,000 समथिंग सैलरी करेंगे अगले साल या उसके बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 अक्टूबर आ गया, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर हमने जब थोड़ा सा न्यूज़ देखे जाके तो 18 सितंबर को उन्होंने डिसाइड किया था कि सैलरी इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है। अब चेंज करने से सिस्टम मतलब चेंज करना मतलब ये कि फ़िक्स सैलरी नहीं है। अब सिस्टम ये है कि जो यहाँ का एक जो स्टैटिस्टिक्स निकालता है इदारा जो है यहाँ स्टूडेंट का, उस वो जो स्टैटिस्टिक्स निकालेगा सैलरीज़ का, और जो 80% लोगों की सैलरी होगी एवरेज, वो सैलरी जो है अब वीज़े के लिए चाहिए होगी। क्योंकि इस वक्त जो लास्ट जनवरी में उन्होंने इसके स्टैटिस्टिक्स लिए थे और जून में उन्होंने अनाउंस की है सारी रिपोर्ट, तो उस हिसाब से अब जो सैलरी बन रही है वो 27,360 क्राउन बन रही है। तो नॉर्मल बंदा बोलता है कि यार सिर्फ 1,000 क्राउन तो ज़्यादा हैं या कम है, जो भी है, लेकिन जो लोग पर आवर पे काम कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स में काम, उनके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनके लिए डिफरेंस तरीके से कि महीने के अंदर आपको 10-12 घंटे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो लोग कन्फ्यूजन हो गया कि भाई ये पहले तो ये था, अब ये हो गया। अब ये जो नया जो उन्होंने बताया है, ये 1 अक्टूबर से नहीं, ये 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो जो भी लोग वीज़ा एक्सटेंशन के डाल रहे हैं वो ये कोशिश करें कि इस क्राइटेरिया को पूरा करें लाजमी, वरना अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, रिफ्यूज़ हो जाएगा आपका। कोई कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कोई इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी किस्म की कंसेशन नहीं है कि आपने पहले अप्लाई किया था, पहले आए हुए थे। ये तो जिन्होंने पहले से भी अप्लाई किया हुआ, जिनका वीज़ा आने वाला अभी तक जवाब नहीं आया है, और अगर 1 नवंबर हो जाती है तो उनका नेक्स्ट नए जो वो होगा, नए रूल्स के हिसाब से चेक किया जाएगा, और वो फिर आपको अपनी सैलरी शो करनी पड़ेगी कि मेरी सैलरी, नई सैलरी ये है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ अभी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन की तो चलते हैं कि अब एक और चीज़ भी लोगों ने इनकाउंटर कर रहे हैं कि वो ये आ रहा है कि अब इमिग्रेशन जो है वो मांग रहा है कि भाई आप रहते जहाँ हो वहाँ 8 लड़के रहते हैं, 9 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, ये क्या है भाई, ये कौन लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्या रिश्तेदारी है आपकी उनसे, कौन लोग हैं। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए भाई। बहुत से लोगों ने लिख के भेज दिया, भाई दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, किसी लिख दिया क्या मेरा कज़न है, ये है, ये है, ये है, और उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए। रीज़न रीज़न ये है कि एक स्वीडिश स्टैंडर्ड के लिहाज से अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो उनको एक बेडरूम चाहिए, ठीक है, और किचन चाहिए, और उनको एक वॉशरूम चाहिए, और एक सेपरेट एंट्रेंस चाहिए घर के अंदर आने की। ये एक रिक्वायरमेंट है जो नॉर्मल मांगते हैं। अगर एक बच्चा है जो 18 महीने से बड़ा है, उसको अपना रूम चाहिए। लेकिन अगर एक घर है जिसके अंदर खाली हैं ही 3 कमरे या 4 कमरे हैं और वहाँ पे 12 लड़के रह रहे हैं, मतलब बड़े लड़के रह रहे हैं, कैसे चलेगा वो? नहीं चल सकता, इम्पॉसिबल है। अब आप जितना ही बोल लो कि यार वो लड़के जो हैं, मेरा अपना कमरा है, वो लड़के रहते हैं अपने 2 कमरों के अंदर रहते हैं, 10 लड़के, मैं रहता हूँ अकेला, मेरा किचन अलग है, यार नहीं। जो कॉमन सेंस है उनको नज़र आ रही है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश करें ऐसी जगह मूव हो जाएं, ऐसी जगह का एड्रेस रख लें अपना, खाली मूव ना हो तो एड्रेस हो जाए कहीं का, ऐसा जगह का जहाँ से आपको ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सके कि आपको एक उस घर के अंदर सेपरेट एंट्रेंस हो, आपका किचन, वॉशरूम और आपका एक रूम, ये होना लाजमी है। कुछ लोगों को वीज़ा दिया है उन्होंने, इस सेंस में भी दे दिया कि शेयर किचन है और शेयर वॉशरूम है, तो उसमें वीज़ा मिला है। लेकिन फॉर अ सेफ साइड
नहीं करो, कोशिश करो कि पूरा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले, और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने ये भी होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपने जो, लोग बोलेंगे यार मैंने कैश में पैसे देता हूँ मैं रेंट के, नहीं, आप बोलें कैश में देता हूँ, लेकिन आपको रसीद दिखाना ज़रूरी है। हर चीज़ की रसीद होती है स्टूडेंट में, तो आपको रसीद भी दिखाना ज़रूरी है। और इस वक्त जो मांग रहे हैं वो 3 महीने की रसीद मांग रहे हैं, लास्ट 3 महीने रेंट पे किया आपने, उसकी रसीद दिखाई है, तो वो होना ज़रूरी है। ऑनलाइन जाके बना लें, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ऑनलाइन, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। तो बराए मेहरबानी कुछ करने से पहले, कोई बेवकूफ़ी करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बना के 3 रसीदें बना के और फिर उनको सेंड करें, बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे यहाँ लोग जो है थोड़े से एक डिफरेंट दिमाग भी है, जो काले में काम कर रहे हैं और मतलब यार अंडर द टेबल जो काम करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है वो भी उसी तरह के हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग टैक्स पे नहीं करते एम्प्लॉई का, सैलरी स्लिप बना दी है, सैलरी दे दी है, लेकिन टैक्स पे नहीं किया। पहले ये चीज़ चल जाती थी, पहले कोई मसला नहीं था, क्योंकि माइग्रेशन के पास कोई एक्सेस नहीं था टैक्स ऑफिस का कि इसको कितनी सैलरी मिली है, क्या है, वो आपसे ही मांगते थे, सैलरी स्लिप दिखाओ, टैक्स के पेपर लेके आओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो वो एक डिफरेंट। अब ये है कि हर एम्प्लॉयर पे लाजमी है कि वो अपने हर महीने का सैलरी का टैक्स पे करेगा, जो टैक्स ऑफिस से वो है, और वो टैक्स इन्फॉर्मेशन अब इमिग्रेशन वाले देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, उनको कोई मसला नहीं है, वो देख सकते हैं, उनको एक्सेस आ गया उनके पास। तो अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी सैलरी स्लिप में आगे पीछे करके कुछ जुगाड़ करके और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगर टैक्स उतना पे हुआ है तो वो आप पकड़े जाएंगे आप। तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो है वो दिखाइए, और अगर नहीं है तो आप अगर आप कम जा रहा है तो आप एज अ करेक्शन भेज सकते हैं टैक्स ऑफिस में कि भाई ये करेक्शन है, वो अपडेट कर दें, ताकि जब इमिग्रेशन वाले चेक करें तो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले आपकी सैलरी की और आपके टैक्स की, तो अब चीज़ें छुपेंगी नहीं। फिर दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग जो है जिन्होंने अपना परमानेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनका रिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि इसलिए कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए स्टूडेंट से बाहर थे। लंबे टाइम से मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड होता है कि आपको उससे ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते आप, क्या मतलब कि 5 साल के अंदर शायद आई थिंक 10 महीने हैं या 9 महीने, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं रह सकते आप, कुछ ऐसी कुछ नंबर्स हैं इसके ना, आई थिंक 10 महीने हैं जो आप 5 साल में ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, उससे कम है तो चलेगा। तो लोगों ने शो नहीं कर रहे कि भाई हम गए थे बाहर, हम ये नहीं शो ही नहीं किया, ये नहीं किया, अब वो चीज़ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि अब इमिग्रेशन का, पुलिस का भी एक्सेस आ गया है, जो इमिग्रेशन वाले हैं वहाँ से उनको डिटेल सारी मिल रही है उनको कि भाई ये बंदा कब 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 बाहर गया था, कब कब वापस आया था। उसके बावजूद वो आपसे इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं, आपकी पासपोर्ट की कॉपी मंगाते हैं, सब कुछ मंगाते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जो जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें करेक्ट है, हर चीज़ बिल्कुल सही है, जब फॉर्म फिल कर रहे हैं सब कुछ सही होना चाहिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो लोग हम कर रहे हैं और हमारी नुकसान हो रहा है हम लोगों को। फिर बहुत से लोगों ने ये भी कोशिश की है कि शो करने की भाई कि मैं जो है बीमार था तो इसलिए मैंने 15 दिन काम नहीं किया। तो मांगते भाई अपने आप जो आपकी जो फशाकरिंग कासा यहाँ पे जो है, जो बेसिकली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट या आप बीमार होने की कुछ उसमें सूरत में पैसे देता है, उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, उनसे उनकी रसीद लेके आएँ, ये दिखाएँ, और वो इन्फॉर्मेशन भी उनके पास है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपसे मांग रहे हैं। तो मेक श्योर, अब वो बहुत अक्लमंद है, वो बेवकूफ़ नहीं रहे, जो पहले जैसे हो जाता था अब ऐसा नहीं है। मेक श्योर सारी चीज़ें ऑफिशियल होनी चाहिए, सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, कोई चीज़ भी जुगाड़ लगाने की कोशिश ना करें, फजूल में वीज़ा इशूज़ होगा वरना। और लास्ट जो पहली बात मैंने की थी सैलरी की, उसके ऊपर लास्ट बात करना चाहूँगा। तो लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछा, यार हम क्या करें, अभी हमने सैलरी बढ़ाई थी अक्टूबर में सितंबर में अपनी, शो करने के लिए कि भाई हम उसका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, अब हम दोबारा सैलरी बढ़ाएं अपनी। तो ये अजीब सी बात नहीं है कि यार नवंबर में दोबारा सैलरी बढ़ गई, 1 महीने के अंदर दोबारा सैलरी बढ़ा दी, तो बेवकूफ़ी है। तो यार सबसे पहली चीज़, मैं जितने लोगों को जानता हूँ आई थिंक 80% तो लोग होंगे जिन्होंने ये शो किया हुआ होता है कि वो 100% काम नहीं कर रहे हैं, वो तो 60% काम कर रहे हैं, 70% काम कर रहे हैं, 75% काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ कर रहे हैं वो लोग। उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपको अपनी सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत शो करें मैं सैलरी बढ़ा, आप शो करें कि मैं पहले 75 काम करता था, 75% काम करता था, अब मैं 80% काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी अकॉर्डिंग टू दैट मेरी सैलरी अब ये है। तो इससे जो शक की जो नज़र है कि भाई आपने पहले बढ़ाई थी दोबारा बढ़ा ली,
सैलरी नहीं बढ़ा रहे हम अपना काम बढ़ा रहे हैं कि हम काम ज़्यादा करेंगे हम। तो ये चीज़ जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल बजा सवाल है इसमें कि मतलब कि यार बार बार सैलरी बढ़ाना कैसे हो सकता है। ये सैलरी ना बढ़ाएं, अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लें आप, अपनी जो परसेंटेज है घंटों की वो बढ़ा दें बनिस्बत इसके कि आप सैलरियाँ बढ़ाएं अपनी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आप कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में विदाउट एनी शक व शुबे के, मतलब कि शक हो जाएगा कुछ हो जाएगा। और मेक श्योर कि आपकी सैलरी स्लिप के अंदर ये परसेंटेज, ये नंबर्स, कितने घंटे काम किए, जो भी है वो लिखा होना ज़रूरी है। बहुत सारी सैलरी स्लिप देखी है मैंने, इतनी मतलब किस तरीके से बनवाते हैं लोग सैलरी स्लिप, खाली लिखा है महीने का नाम और टोटल अमाउंट। अब भाई किस चीज़ के पैसे हैं वो, कितने घंटे काम किया था, कितने दिन काम किया, कितनी छुट्टी मारी थी, क्या कुछ नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। तो बराए मेहरबानी सही से सैलरी स्लिप बनवाएं, अपने एम्प्लॉयर से बोलें भाई खुदा के वास्ते मेरे वीज़ा फंसा हुआ है तो प्लीज़ सैलरी स्लिप को सही करिए इसको, और सही से डिस्क्रिप्शन में लिखिए उसकी। पूरा पूरा पेज होता है खाली छोड़ देते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है। तो मेक श्योर इस चीज़ को आप अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करें और ख़ुद भी मेक श्योर करें जो आप मैंने पॉइंट सारे बताएं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप पे डिपेंडेंट है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आपके दिमाग में आता है, कोई भी चीज़ हो सकती है यार, एक्स वाई जी कुछ, आप मेरे कमेंट में मुझे बताइए, मैं जवाब देता हूँ हमेशा। मैंने कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने किसी एक कमेंट का भी जवाब ना दिया हो, ये मेरा एक मैं अपना रिकॉर्ड कह सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सबका जवाब दूँ ताकि लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए और लोगों के जो वीज़े हैं वो लग जाएँ। बस आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियोस बहुत स्लो आ रही हैं आई नो, लेकिन ये कि बस मैं क्या करूँ, बिज़ी थोड़ा सा चल रहा हूँ मैं। तो हाँ, होपफुली कोशिश करूँगा मैं कि ज़्यादा रेगुलरली बनाऊँ, बट अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने कहा ज़रूर बनानी चाहिए। और बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।